यहाँ तो ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई मेरिट लिस्ट बनेगी और टॉप लोग ही आएंगे। हम ही नॉन कंट्रोवर्शियल फैटर्निटी है जहाँ पे ना कोटा की रिक्वायरमेंट है ना कोटा की डिमांड है। जो भी एक परसेंटेज लेकर के आएगा ही इज एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सीट्स हैं हमारे यहाँ। सर स्टार्ट करते हैं सर। जी सर कर सकते हैं सर। Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on recent amendments in GST and way forward. And on this subject, our very learned and very well known chartered accountant CA Manmohan Khemkaji is with us. I also welcome Kohli sir, Rajiv Kohli ji and Sunil Damija ji. I also welcome Rahul Jindal ji, who desired to introduce today's speaker, Khemka ji. I request and to Rahul Jindal ji kindly introduce today's speaker. Over to Rahul ji. गुड इवनिंग ऑल। वैसे खेमका सर को इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी एक ब्रीफ प्रोफाइल है वो मैं पढ़ देता हूँ। सर इज अ respected member of our institute. He is an LLB. He has done course of valuation from ICI, course on forensic audit from ICI, CAT. He has done courses from National Stock Exchange, and he has been a visiting faculty for GST for the Indirect Tax Committee. He has been a co-opted member of Indirect Tax Committee as well. He has been observer of Masters in Business Finance course. He has contributed to society at large. He has been a founder member of CA Vichar Manch, and he has been associated with various social causes, and he is a regular and a very eminent speaker on GST. So we are eager to hear you, sir, about your comments on GST, regular developments, latest developments, and what all, sir, knowledge we can gain today from you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपके स्नेह भरे शब्दों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं अपना धन्यवाद प्रकट करता हूँ राजेश जी अग्रवाल जी को और कोहली सर को और सुनील धमीजा सर को भी, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात लेटेस्ट चेंजेस इन जीएसटी के माध्यम से मेंबर्स के साथ में शेयर कर सकूं। जीएसटी हम सभी जो समझ ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अब तो कोई भी ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं है जो जीएसटी में किसी ना किसी तरीके से क्लाइंट्स को, सोसाइटी एट लार्ज को, नियर बाय नेबरहुड में अपने नियर्स एंड डियर्स को कोई ना कोई छोटी मोटी कंसल्टेंसीज वर्बली फ्री ऑफ कॉस्ट फिलोंथ्रोपिक वे में देते रहते हैं। आज आप अपने सोसाइटी कंपाउंड में ही निकलिए, लोगों की जीएसटी से रिलेटेड इतनी क्वेरीज हैं उनको डे टू डे अफेयर में भी और उनको लीगल इश्यूज में भी, कि केवल एक उनके जो रेगुलर कंसल्टेंट्स हैं उनसे काम बन नहीं पाता समटाइम्स, और उनको वेरियस लोगों से डिस्कस करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कंफर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि चेंजेस जो आ रहे हैं वो इतने फास्ट आ रहे हैं और हर रोज एक नया एस्पेक्ट इवॉल्व हो रहा है। कुछ वेरी फ्यू स्क्रप्लियस लोगों की वजह से जो नाजायज तरीकों से जीएसटी का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है रिसिपिएंट्स को, जो लोग उनमें इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से जेन्युइन बिजनेसमैन को बहुत परेशानी हो रही है और कोई ना कोई चीज़ें उससे रिलेटेड आ जाती हैं, तो बिजनेसमैन एट लार्ज को भी बहुत प्रॉब्लम होती है और प्रोफेशनल्स, लेकिन उनकी सभी क्वेरीज को हम सभी प्रोफेशनल्स पिछले 3.5 साल से रेगुलरली इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम करते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी अपने प्रोफेशनल ब्रदर एंड सिस्टर्स को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जीएसटी में कंटिन्यूअस मैनर में सारे कंप्लाइंस डे एंड नाइट वो कर रहे हैं। और इतने कोविड टाइम में जहाँ पे प्रॉब्लम रही स्टाफ की भी, जहाँ पे कोविड से भी लड़ते रहे, जहाँ पर अदर कंप्लाइंसेस भी साथ में कॉन्करेंटली मीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीएसटी ऑडिट, जीएसटी के और दूसरे कंप्लाइंसेस, एडॉप्शन ऑफ चेंजेस, उन सबको बड़े मेटिकुलसली टाइम बाउंड मैनर में एग्जीक्यूट किया है। इवन इफ जबकि डेट्स जो एक्सटेंड कहीं कहीं हुई हैं बड़े फ्यू डेज के लिए, उस सब के बाद भी टाइमलाइंस को मीट किया है। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई और बहन बहुत ही ज्यादा बधाई के पात्र हैं। आज मुझे आदेश हुआ है
कुछ लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनकी चर्चा करने के लिए। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो आई हमारे पास वो बजट के प्रपोजल्स के माध्यम से आई, यूनियन बजट 2021, और उसके आगे और पीछे कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। तो मैंने कुछ क्रिटिकल अमेंडमेंट्स को समराइज किया है आप लोगों के लिए, जिससे कि कुछ लोगों ने जिन्होंने कि उनको पर्टिकुलरली इन डिटेल्ड मैनर नहीं भी देखा होगा या पढ़ा होगा, वो भी उसको एक बार ओवरव्यू कर पाएंगे दोबारा से। तो विद दिस मैं अपना डेलिब्रेशन शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ राजेश भाई, और प्लीज आई वुड लाइक टू शेयर माय पीपीटी। तो इफ यू काइंडली परमिट टू शेयर माय पीपीटी। सर ऑलरेडी सर ऑलरेडी। यस सर। यू आर को-होस्ट सर। सो राजेश जी, आज का जो विषय है हम उनको कुछ 7-8 एरियाज में बांट रहे हैं। एक बड़ी नई स्कीम आई है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, जिनका कि 5 करोड़ से नीचे तक का एग्रीगेट टर्नओवर है। फिर ई इनवॉइसिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। 500 करोड़ से टर्नओवर से ई इनवॉइसिंग चालू करके अब 50 करोड़ की लिमिट 1 अप्रैल से होने वाली है। ई इनवॉइसेस को वेरी मेटिकुलसली फॉलो करना है। देन HSN कोड अब मैंडेटरी होने वाले हैं 1 अप्रैल से, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। इवन ई वे बिल्स के लिए तो अब HSN कोड को वैसे ही वो मांगने लगे हैं। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलमेंट से रिलेटेड कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है। हालांकि प्रोविजंस पहले से भी थे, लेकिन अब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में रेवेन्यू अथॉरिटीज ने इनको डाला है। देन कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्टेन चेंजेस हैं। देन न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस का आधार बेस्ड एक नया प्रोसेस चालू हुआ है। एंड देन फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग जो नए प्रपोजल्स हैं चेंजेस के, उसमें से कई प्रपोजल्स बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम सभी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो इन दिस मैनर वी विल बी प्रोग्रेसिंग इन आवर डिस्कशन टुडे। लेट अस क्विकली, ऑल्दो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम की रिटर्न सभी लोग अब भर चुके हैं, इसके चालान भी भर चुके हैं फर्स्ट मंथ के और सेकंड मंथ के, बट स्टिल जिन लोगों की पेंडेंसी है या जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं या जो अभी भी इसकी लॉजिक को या इसके रैशनल को अभी अंडरस्टैंड करने में समय नहीं दे पाए हैं, उनके लिए क्विकली हम इनको रिव्यू करेंगे क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम को। जो भी टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर एज ए लीगल एंटिटी अप टू 5 करोड़ कर रहे हैं, वो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि क्वार्टरली GSTR बन जाएगी और क्वार्टरली GSTR 3 भी जाएगी। लेकिन पेमेंट इन केसेस में भी मंथली बेसिस पे ही करनी होगी। फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए अलग पेमेंट का चालान है, दैट इज GST PMT 06। जो लोग QRMP में आएंगे उनको फर्स्ट 2 मंथ लाइक जनवरी और फरवरी में GST PMT 06 के थ्रू ही पेमेंट करनी थी। और जो अभी गलती कर भी गए हैं, कुछ लोगों ने, मेरे पास बहुत सी क्वेरीज ऐसी आई हैं, कुछ लोगों ने रेगुलर चालान के थ्रू पेमेंट कर दी। डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका निकलेगा कि उससे आपका नुकसान ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स जाता है वो एक सिंगल कैश ट्रांजैक्शन बकेट, कैश लेजर बकेट में जाता है। बट इसको रिकंसिलेशन पर्पस के लिए एक नया चालान बनाया गया था, उससे पेमेंट करनी चाहिए थी। आगे से ध्यान रखें, जब हम अप्रैल मंथ की और मई मंथ की पेमेंट करेंगे फॉर QRMP स्कीम टैक्स पेयर्स, तब हम GST PMT 06 को ही फॉलो करें और रेगुलर चालान को फॉलो ना करें। कौन लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए? जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो QRMP के लिए एलिजिबल है। लेकिन ऐसे भी इंस्टांसेस देखे गए हैं कि जिनके 5 करोड़ से भी ज्यादा के
टर्नओवर थे उनको भी QRMP में डाल दिया गया। तो वो हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे सर कि जो कॉमन पोर्टल पे आउटपुट सप्लाईज फीड की गई, वहां पे एग्जम्प्टेड सप्लाईज वगैरह को डाला नहीं गया या नो सप्लाईज को डाला नहीं गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जम्प्टेड और नो सप्लाई को कैलकुलेट करके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर बनाता है, लेकिन क्योंकि 3B में वो टर्नओवर्स कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई और GSTR 1 में भी उसको नहीं डाला, तो टर्नओवर तो जो पोर्टल ने कैलकुलेट की वो अपने पोर्टल पे 3B के माध्यम से या GSTR 1 के माध्यम से कैलकुलेट की और उन्होंने उसके बेसिस पे लोगों को डिफॉल्ट में डाल दिया। वन कैन ऑप्ट आउट इस स्कीम से अप्रैल और मई के क्वार्टर में जाकर के उस QRMP से बाहर आ सकते हैं, जिनको भी बाहर आना है। जिन लोगों की 5 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर किसी की 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में हो जाती है, एक्सीड हो जाती है टर्नओवर, तो नेक्स्ट क्वार्टर में उनको इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना है मैंडेटरीली। वो उसी स्कीम में कंटिन्यू नहीं कर सकते। रूल 61 के हिसाब से कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी समय इस स्कीम को ऑप्ट आउट कर सकता है थ्रू आउट द ईयर, बट ऑप्ट करने का सिस्टम क्वार्टर टू क्वार्टर ही होगा और फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो से सपोज अगर अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए इस स्कीम को ऑप्ट करना है तो फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक ऑप्ट किया जा सकता है, या इससे बाहर होना है तो भी फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक इससे बाहर होना पड़ेगा। लेकिन इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए ये जरूरी है, QRMP को ऑप्ट करने के लिए जरूरी है कि पिछली सारी रिटर्न्स अप टू डेट भरी हुई होनी चाहिए। बहुत से लोगों को जब ये स्कीम आई, हम सभी लोग कंप्लायंसेस में बिजी थे 31 दिसंबर के और 31 जनवरी के, और हमें पता ही नहीं चल पाया कि ये QRMP में हमें ऑप्शंस ऑप्ट करनी है और डिफॉल्ट हमारे को असेसीज को सब टैक्स पेयर्स को डिफॉल्ट ट्रांसफर और माइग्रेशन कर दिया गया एज पर द स्कीम। तो जिन लोगों की 1.5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर थी और GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे थे उनको तो क्वार्टरली रिटर्न में डाला गया। जो लोग 1.5 करोड़ से नीचे थे और GSTR 1 मंथली बेसिस पे भर रहे थे उनको मंथली में ही रखा गया। जो लोग 1.5 करोड़ से और 5 करोड़ के बीच में थे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनको भी क्वार्टरली में डिफॉल्ट में डाला गया। जिनको भी लगता है कि इस डिफॉल्ट वाले से हमें बाहर आना है, जब एक बार डिफॉल्ट में चला गया 31 जनवरी के बाद, तो डिफॉल्ट से बाहर आने के लिए अब नेक्स्ट क्वार्टर ही है। करंट क्वार्टर में आपको जनवरी टू मार्च में तो इसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब इससे ऑप्ट आउट होने की या इसमें ऑप्ट इन होने की कोई ऑप्शन नहीं है। PMT 06 इसमें 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ भरना है। इसमें 2 मेथड होते हैं, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में आपको 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीवियस क्वार्टर वो हर महीने जमा कराना होता है फर्स्ट 2 मंथ्स में, और अगर मंथली पेमेंट हुई है पिछले क्वार्टर में तो जो लास्ट मंथ में लाइक दिसंबर मंथ में जो टैक्स पे हुआ था वो जनवरी और फरवरी में जमा कराना था। ऐसे ही मार्च में जो टैक्स पे हुआ होगा उसका कैश कंपोनेंट फिर हमारे को अगले महीनों में जमा कराना होगा। इसमें कोई भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये प्री फिल्ड फॉर्म आएंगे, इन प्री फिल्ड फॉर्म का 35% का आपको जमा कराना है या लास्ट मंथ के कैश कंपोनेंट का जमा कराना है। इसमें ये फैसिलिटीज मानी गई है कि जितना क्रेडिट आपका पिछले बार था उतना ही प्रोपोर्शनेटली इस बार भी होगा, और अकॉर्डिंगली ये टैक्स लायबिलिटीज बनाई गई हैं कि इतनी मिनिमम पेमेंट करनी ही करनी है। एक ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आएगी। जो लोग सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाना चाहते हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं GSTR 2B का, और अपनी एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। उस सेल्फ असेसमेंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 2B से ही लेनी पड़ेगी। अब एक ये नया मैकेनिज्म आ गया GSTR 2A एंड GSTR 2B। GSTR 2A एक डायनामिक स्टेटमेंट है। जैसे जैसे इनवर्ड इनवॉइसेस आपके
उसमें लोड होते जाते हैं, उसमें फिल होते जाते हैं, वो GSTR 2A आपकी अमेंड होती जाती है डे टू डे बेसिस पे। लेकिन GSTR 2B केवल एक पर्टिकुलर डे पे जनरेट होती है मंथ में, और उस मंथ का क्रेडिट उसी GSTR 2B के अकॉर्डिंगली लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। जो भी लोग उससे ज्यादा लेंगे, 5% से एक्सेस में लेंगे, उनके लिए कल को ट्रबल खड़ी हो सकती है, नोटिस आ सकते हैं, और वो इनवेरिएबली रेड फ्लैग भी दिखाता है, वो नोटिस आएंगे। नाउ द प्रोविजंस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली, तो इसको जरूर ध्यान में रखें कि क्लाइंट समटाइम इंसिस्ट भी करेगा, प्रोफेशनल्स को इमोशनल भी करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, मैंने सप्लाईज ली है, आई कैन प्रूव। बट यस, बीइंग ए प्रोफेशनल, हमको उन्हें यही एडवाइस करना है, जो GSTR 2B में आएगा वही आप फाइल कर सकते हैं। अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल डिफरेंसेस हैं, देन वन शैल गो फॉर हाई कोर्ट फॉर रिट। अदरवाइज जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स और एक्शंस होंगे वो डिपार्टमेंट इनिशिएट करेगा ही करेगा, उसकी तैयारी ऑलरेडी है डिपार्टमेंट की। जैसे ही हम उससे ज़्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, या तो वो उसको ब्लॉक ही कर देंगे, और नहीं तो अभी फिलहाल रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि GSTR 2B कोई नया नहीं आया राजेश जी। एक्चुअल में जब लॉ बना था उस समय में ही ये स्कीम थी कि जो टैक्स आपका सप्लायर पे कर देगा रिटर्न फाइल करके, उतना ही क्रेडिट हम ले सकते हैं। दो महीने तक हम प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हैं, प्रोविजनल क्रेडिट की थी उसमें ऑप्शन। लेकिन क्योंकि GSTR 2 और GSTR 3 का मैकेनिज्म खत्म हो गया, वो प्रोविजनल क्रेडिट का मैकेनिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया। रादर ये कहें कि GSTR 2 और GSTR 3 के सस्पेंड होने की वजह से इस पिछले 3 साल में हमें क्रेडिट के ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अदरवाइज प्रोविजन तो लॉ में पहले से ही था कि जितना आपका इनवर्ड में रिफ्लेक्ट होगा पोर्टल के ऊपर, उतना ही क्रेडिट मिल पाएगा, और उसकी भी ये चेकिंग होगी। 2 महीने तक उस क्रेडिट को ले सकते हैं, और 2 महीने बाद अगर उसका टैक्स पे नहीं हुआ तो तीसरे महीने में उसकी लायबिलिटी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी और वे पे करनी पड़ेगी। अब इसका मैकेनिज्म क्योंकि 2 और 3 सस्पेंड हो गए, तो 2B के माध्यम से यह नया मैकेनिज्म आया है। इसको मेरी एडवाइस है सभी प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कि इसको मेटिकुलसली फॉलो करना है, क्लाइंट के इंसिस्टेंस पे नहीं आना है। कल को क्लाइंट हमें ही बोलेगा कि मैंने तो आपसे पूछा था, आपको समझा बोला था, आपने कहा अच्छा चलो ले लो, मैंने ले लिया, अब नोटिस आ गया। क्योंकि रॉन्ग क्रेडिट अवेलमेंट के ऊपर 2% पर मंथ की इंटरेस्ट की लायबिलिटी है। मोर ओवर, जितना GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर उससे ज्यादा ले लिया तो नई पावर दे दी गई है प्रॉपर ऑफिसर को कि वो रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर सकता है टैक्स पेयर का। तो इसको ध्यान में रखना है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मुझे क्यों क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर दिया गया, या डिफॉल्ट में डाल दिया गया, या नहीं डाला गया। तो 31 जनवरी तक का सबके पास टाइम था, और फ्रीक्वेंसी उनको बताया गया था स्कीम के माध्यम से। लेकिन जिन लोगों ने 31 जनवरी तक ऑप्ट नहीं किया, तो उनको सिंप्लीफाइड कंप्लायंस स्कीम में, इसमें डिफॉल्ट में स्कीम में डाल दिया गया। ईमेल और एसएमएसेस भी हुए थे डिपार्टमेंट की तरफ से, बट क्योंकि हम सभी लोग कंप्लायंसेस में बिजी थे शायद, और टैक्स पेयर तो यूजुअली देखते नहीं है, तो वो रह गया शायद। लेकिन बट दिस इज द पोजीशन, इसको हमें उसी अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना है। नौ, एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी गई है। अब इसको मैं ये कहूंगा कि पुरानी स्कीम को नए तरीके से पेश किया गया है। जो GSTR 1, 2 और 3 का पुराना स्कीमा था, अब उसको नए तरीके से पेश किया गया। और नया तरीका यही है कि अगर रिसिपिएंट को क्रेडिट चाहिए तो इवन QRMP टैक्स पेयर को भी अपना IFF भरना पड़ेगा हर महीने, और टैक्स तो पे करना ही करना है हर महीने। दोनों बातें अलग हैं। IFF नहीं भरते हैं तो भी टैक्स तो मंथली पे करना ही करना है।
तो IFF इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज फॉर QRMP। पहले के 2 महीने के अपने आउटवर्ड सप्लाईज के B2B इनवॉइस, B2C को लोड करने की जरूरत नहीं है। B2B इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्निश किए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट तक। जो उस पर्टिकुलर डेट तक इनवॉइस फर्निश होंगे 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उन्हीं इनवॉइसेस का क्रेडिट मिलेगा आपके रिसिपिएंट को, उसके अलावा उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। 13 फरवरी के बाद 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ के बाद IFF फैसिलिटी उस मंथ के लिए क्लोज हो जाएगी, उसके बाद उसमें इनवॉइस फर्निश नहीं किए जा सकेंगे। तो रिसिपिएंट से कोई भी डिस्प्यूट ना बने, इसके लिए जरूरी है कि सभी टैक्स पेयर अपना 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ अपने इनवॉइस फर्निश कर दें जो भी QRMP में है। QRMP ऑप्शनल फैसिलिटी है, बट यस, अगर रिसिपिएंट को टैक्स का बेनिफिट देना है तो इसको भरना 13 तारीख तक जरूरी है। B2C सप्लाईज जो है वो QRMP के केस में क्वार्टरली GSTR 1 में ही जाएंगी, वो IFF में नहीं जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए कि B2C सप्लाईज को कहाँ पे डालना है, तो IFF में B2C सप्लाई को नहीं डालना। B2C सप्लाई कंसोलिडेटेड मैनर में GSTR 1 में ही जाएगी। अब इशू ये आता है कि जब हम IFF भाई भरेंगे और GSTR 1 भी हमें क्वार्टरली भरनी है और फिर 3 भी भरना है, तो इनका सबका रिकंसिलिएशन कैसे होगा। एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी है कि जिन इनवॉइसेस को IFF में अपलोड कर दिया है उनको GSTR 1 में दोबारा अपलोड नहीं करना है। GSTR 1 में केवल वही इनवॉइस अपलोड करने हैं जो IFF में अपलोड नहीं किए हैं। दूसरा कि एक ड्राफ्ट GSTR 3B रेडी होकर के हमें मिलेगी पोर्टल से ऑन दी बेसिस ऑफ IFF एंड GSTR 1, प्लस आउटवर्ड सप्लाईज के लिए IFF एंड GSTR 1 का यूज करेगा पोर्टल, और इनवर्ड सप्लाईज के लिए 2A एंड 2B के मैकेनिज्म का यूज करेगा, और एक ड्राफ्ट GSTR 3B बना करके हमें दे देगा। उसमें हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें सर्टेन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। सो अब ऑटो पॉपुलेशन, ऑटो रिटर्न प्रिपरेशन की तरफ पोर्टल चल रहा है, इसको ध्यान में रखना है। सो दिस वाज QRMP। जिनके भी कोई क्वेश्चंस होंगे QRMP से रिलेटेड उनको हम बाद में ले लेंगे, अभी हम चलते हैं। अगर कोई बहुत अर्जेंट क्वेश्चन हो तो राजेश जी हम बीच में भी ले सकते हैं। सर क्वेश्चन जितने भी है सब चैट बॉक्स में, ये क्वेश्चन आंसर में आप देखते रहें। यदि कोई आपको लगता है कि अभी रिप्लाई करना है तो अभी कर दें, या बाद में भी ले सकते हैं। इट इज अप टू यू सर। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स और वो दिखाई नहीं दे रहा सर नीचे होगा ना, बिल्कुल आप। अच्छा, वो मैं, हाँ आपकी स्क्रीन का वो होगा ना, उसको मिनिमाइज कर लो थोड़ा सा। मिनिमाइज कैसे करूं? हाँ अब आ गया होगा। नहीं, अभी भी नहीं आया मेरे पास तो। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। वैसे अगर कोई क्वेश्चन है तो देख दीजिए प्लीज। 3 क्वेश्चन है, कहो तो मैं पढ़ दूं या बाद में? बाद में ले लेंगे, फिर मैं पढ़ के कर दूंगा या आप कर दें, बाद में ले लेंगे। ठीक है सर। बाद में। सर ई इनवॉइसिंग पे आ जाते हैं सर हम। नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 8 मार्च 2021 की नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट्स को छोड़ करके और कुछ जो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड टैक्स पेयर्स हैं उनको छोड़ के जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड करती है उनको इनवॉइस, ई इनवॉइस के माध्यम से प्रिपेयर करना है, जो B2B इनवॉइस, जो B2B इनवॉइस है। कौन कौन से लोग ई इनवॉइसिंग से एग्जम्प्ट है? लेट अस सी। इंश्योरेंस कंपनीज एग्जम्प्ट है, बैंकिंग कंपनी एग्जम्प्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जम्प्ट है, NBFCs एग्जम्प्ट है, GTA एग्जम्प्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करती हैं वो भी इसमें एग्जम्प्ट है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि GTA यहाँ पे एग्जम्प्ट है, लेकिन जो लोग एंड टू एंड लॉजिस्टिक का, पैकर्स एंड मूवर्स का काम करते हैं उनको स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जम्पशंस नहीं डाली गई है, उसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा। GTA अलग,
फुटिंग पे चलता है और पैकर्स एंड मूवर्स अलग फुटिंग पे चलते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है, और एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनको भी इससे एग्जम्पशन है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनको ई इनवॉइसेस से एग्जम्पशन है। अदरवाइज जिनकी भी 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, अब उनको सभी B2B इनवॉइस ई इनवॉइसिंग के थ्रू ही जनरेट करने हैं। ई इनवॉइस जितने भी पर्टिकुलर इनवॉइस 01 जीएसटी इनवॉइस 01 में है वो सब डालने हैं उन्हें। एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है इंफॉर्मेशन अपलोड करने के बाद पोर्टल से, और वो इनवॉइस के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इनवॉइस ई इनवॉइस के अलग इशू किया जाता है बाय लायबल टैक्स पेयर्स, तो वो इनवॉइस नल एंड वाइड माना जाएगा एंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर कोई भी इनवॉइस जो B2B इनवॉइस है, जो लायबल टैक्स पेयर्स को ई इनवॉइस के तौर पे इशू करना है, अगर उन्होंने किसी भी तरीके से गलती से वो इनवॉइस ई इनवॉइस में ना इशू करके एक मैनुअल इनवॉइस इशू कर दिया, तो उसका जो क्रेडिट है आपके रिसिपिएंट को नहीं मिलेगा। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस। जो प्रीवियस प्रोविजंस थे ट्रिप्लिकेट मैनर में या डुप्लीकेट मैनर में इनवॉइस इशू करने के फॉर सर्टेन टैक्स पेयर, तो ई इनवॉइस वाले लोगों के लिए, ई इनवॉइस वाले टैक्स पेयर्स के लिए वो प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सभी ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, वेदर यू आर यूजिंग टैली, वेदर यू आर यूजिंग बीजी, मार्क, और कोई भी अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी टैक्स पेयर यूज कर रहा है, इन सभी सॉफ्टवेयर्स में ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी है। तो ओनली थिंग इज कि इसको लर्न करने की जरूरत है, अपने वेंडर से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कंसल्टेंट से, और ई इनवॉइसिंग टैक्स पेयर जनरेट कर सकता है। इसमें कोई भी इशू आने की दिक्कत नहीं है। जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं वो ASP GSP से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लार्ज सिस्टम्स हैं ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए। अब हम आते हैं सर HSN कोड पे। नाउ HSN कोड 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी हैं। जिन लोगों की 5 करोड़ रुपए तक की एग्रीगेट टर्नओवर है उनको 4 डिजिट का HSN कोड डालना जरूरी है, और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उनको 6 डिजिट का HSN कोड डालना जरूरी है। HSN कोड टैक्स इनवॉइस में भी डलेगा, और GSTR 1 जब अपलोड करेंगे उसमें भी HSN कोड डालना बहुत जरूरी है। अगर 6 डिजिट का और 4 डिजिट, कई बार बड़ी कॉम्प्लिकेसी हो जाती है। 4 डिजिट का तो HSN कोड हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पर 6 डिजिट का HSN कोड आइडेंटिफाई करने में कई बार गैप आ जाता है। ऑलवेज ध्यान रखिए कि इनवर्ट सप्लाईज ऑफ द टैक्स पेयर्स को चेक कीजिए वो किस HSN में आ रही हैं, उसको अपने यहाँ पे वेट कराइए अपने टीम से, एंड देन ओनली आप HSN कोड क्लाइंट को एडवाइस कीजिए। HSN कोड में गलती होने से ये भी हो सकता है कि अगर सेम सप्लाई चेन में वो कहीं भी डेविएट करेगा तो उसका क्रेडिट डिसअलाउ हो सकता है। HSN कोड की ये इंपॉर्टेंस है। से सपोज एक बिल्डिंग इंडस्ट्री है और उसके प्रोडक्ट्स का HSN कोड एक अलग कैटेगरी में चल रहा है, और हम एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसका क्रेडिट यूज कर रहे हैं HSN कोड का, और गलती से वो गलत HSN कोड्स चल गए, तो मे बी द प्रॉपर ऑफिसर में इशू ए शोकाज नोटिस कि आपका तो सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट आ रहा है, मिसमैच आ रहा है। पेपर में ही 3 तरीके के HSN कोड है, और हर HSN कोड की वजह से आपका टैक्स रेट डिफरेंट हो जाता है। कई सारी इंडस्ट्रीज सेम प्रोडक्ट लाइन में ऐसी हैं कि जिसमें 4 डिजिट के HSN कोड के जब एक्सटेंशन में जाते हैं 6 डिजिट में, तो टैक्स रेट कहीं 12% है, कहीं 18% है, कहीं 5% है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें HSN कोड की डिस्टिंक्शन करनी है कि हमारे टैक्स रेट में भी कोई दिक्कत ना आए और हमारा सप्लाई चेन मिसमैच भी क्रिएट ना हो।
पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। अगर कहीं भी सप्लाई चेन मिसमैनेज होती है, सप्लाई चेन मिसमैच होता है, ऑटोमेटिक फ्लैग, रेड फ्लैग जनरेट होगा और शोकाज नोटिसेस और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नोटिसेस आ सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड चेंजेस सभी को पता है, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जो रिसेंट चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंगली रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंगली जो भी आईएफएफ में फर्निश होंगे या जीएसटीआर 1 में फर्निश होंगे इनवॉइस, उसका मैक्सिमम 5% ऑफ नॉन फर्निश्ड इनवॉइस आपको मिल सकता है। से सपोज अगर आईएफएफ में और जीएसटीआर 1 में अगर आपके इनवॉइस फर्निश हुए हैं 100 रुपए के क्रेडिट के, तो 105 रुपए तक का ही क्रेडिट रिसिपिएंट ले सकता है। उसके ऊपर लेगा तो रेड फ्लैग हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा क्रेडिट और उसके रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। एक और रिस्ट्रिक्शन इसमें आई है कि कुछ टैक्स पेयर्स को मिनिमम 1% ऑफ देयर लायबिलिटी कैश के थ्रू पे करनी है। जिनकी भी टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज की और जीरो रेटेड सप्लाईज की मिलाकर के 50 लाख रुपए से ज्यादा है पर मंथ की, उनको मिनिमम 1% कैश में पे करना है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। 4 रिलैक्सेशन इसमें दी गई हैं और वो रिलैक्सेशन ये हैं कि अगर टैक्स पेयर ने पिछले 2 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स दिया है तो उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड क्लेम किया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, चाहे जीरो रेटेड सप्लाई के लिए चाहे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए, उस पे भी ये 1% कैश पेमेंट का नियम लागू नहीं होगा। अगर कम्युलेटिवली एट प्रेजेंट कम्युलेटिव पेमेंट ऑफ टैक्स 1% की हो गई है पूरे साल की, तब भी करंट मंथ के लिए उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम गवर्नमेंट का ये बता रहा है कि कई टैक्स पेयर्स ने पिछले 2-2, 3-3 साल में या एक सब्सटेंटिव पीरियड में कभी कैश में कोई टैक्स पे ही नहीं किया। उनकी परचेजेस हमेशा ही, उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमेशा ही आउटपुट टैक्स से ज्यादा है और स्टॉक पाइलअप होते जा रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल है सरकार के रेवेन्यू अथॉरिटीज के लिए। और इसीलिए पीछे अगर आप सब लोगों ने समझा होगा तो ये भी इंक्वायरीज इनिशिएट हुई थी कि जिन लोगों ने 95% से ज्यादा या 90% से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट से पेमेंट ऑफ टैक्स की हैं, उनकी पर्टिकुलर इंक्वायरीज हुई हैं और उनके ऑडिट भी इनिशिएट हुए हैं, उनके सर्वेज भी हुए हैं। तो ये 1% मिनिमम बड़ा क्लियर मैसेज है कोहली साहब कि जो व्यक्ति कुछ भी टैक्स नहीं दे रहा लेकिन 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, सरकार उसके ऊपर एक ईगल आई रखने वाली है। और सरकार का बड़ा क्लियर मैसेज है कि सरकार ये अंडरस्टैंड करती है कि अगर कोई बिजनेस में 1% की भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है तो दैट इज ए रेड फ्लैग और उसकी डिटेल्ड इंक्वायरी की जरूरत है। तो 1% मिनिमम कैश चाहिए और बड़ा ओपनली क्लियर मैसेज है कि ऐसे बिजनेसेस में सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है जहां वैल्यू एडिशन होकर के 1% का टैक्स भी सरकार को ना आता हो। तो सरकार कह रही है ऐसी सप्लाई चेन और ऐसे बिजनेसेस की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये बड़ा एक क्लियर मैसेज है। तो सभी लोग ध्यान रखें कि ये एक बड़ा नियम, स्ट्रिक्ट नियम है, इसको फॉलो करना सभी को स्ट्रिक्टली पड़ेगा। और ये एक रेड फ्लैग भी है बिजनेसमैन के लिए भी और कंसल्टेंट के लिए भी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे पास कई सारे जो केसेस राजेश भाई आ रहे हैं, वो इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहीं से चालू होता है कि कंटिन्यूअसली सारा का सारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे हो रहा है और अल्टीमेटली किसी ना किसी एंड पे जाकर के
वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी पे ही नहीं हुआ या कभी जस्टिफाई नहीं हुआ। तो आपके भी नोटिस में सब आ रहे होंगे, जो बोगस बिलिंग की इंक्वायरी हो रही है 700 करोड़ रुपए के एक रैकेट के डिफॉल्ट है। अभी तो पीछे एक बड़ी इंक्वायरी चल रही है 372 करोड़ रुपए के आईटीसी का, एक बहुत बड़ी कंपनी का ही एक सिंगल मैटर चल रहा है। तो इन आर्टिफिशियल, कहने का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वर्क कर रहा है सर, और बैक टू बैक 5 एंड पे जाकर के 6 एंड पे जाके 7 एंड पे किसी भी एंड तक जाकर के वो वर्क कर रहा है, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी उसकी नजर में आएगा ही आएगा, बच नहीं सकता है वो। नाउ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बड़े स्ट्रिक्ट और एम्पल पावर दे दी गई है जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर को। क्या पावर है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी एग्जिस्टिंग ग्राउंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए ये होते थे कि इन द केस ऑफ डेथ, सो मोटो या लीगल हेयर के अप्रोच करने पे प्रॉपर ऑफिसर सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकता था। अगर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है, मर्जर अमेलगामेशन है, डीमर्जर है, ट्रांसफर हो गया है, बल्क सेल है, इन सारे केसेस में भी सस्पेंशन और कैंसिलेशन हो सकता था। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है तो भी सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता था। और अगर जिन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट किया था वो, या जिनकी अब कंटिन्यूसली लायबिलिटी नहीं है रजिस्टर होने की, वो लोग सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूं। प्लस प्रेजेंटली ऑफिसर को पावर है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन कंट्रावीन करता है ऐसे प्रोविजंस की, तो जो कि रिवेन्यू के लिए एडवर्स है, तो भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। देन जो लोग सेक्शन 10 कंपोजिशन टैक्स पेयर है, वो अगर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एक रेगुलर रिटर्न फाइलर अगर 6 मंथ्स तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अगर टैक्स पे नहीं करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर फ्रॉड है, मिस स्टेटमेंट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये तो सारे हैं प्रेजेंट सिचुएशन। अब और क्या पावर दे दी गई है, अब और क्या पावर दे दी गई है सर, कि जिन लोगों ने आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 लिया है, सेक्शन 16 में सर्टेन कंडीशंस बताई गई हैं कि इनकी वायलेशन में कोई भी क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। तो वो मिनिमम कंडीशंस हैं, 2 तरीके की कंडीशंस हैं। सेक्शन 15 मिनिमम कंडीशंस को प्रेस्क्राइब करता है कोई भी कोई भी टैक्स पेड आईटीसी बनने के लिए, एंड देन सेक्शन 17 सर्टेन प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन प्लेस करता है। तो सेक्शन 16 की कोई भी वायलेशन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर ऑफिसर को राइट है कि वो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दे। प्लस अगर जीएसटीआर 1 में फर्निश की हुई डिटेल जीएसटीआर 3B में भरे हुए टैक्स से ज्यादा है तो भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि जीएसटीआर 1 में तो सब ने इनवॉइस डाल दिया और 3B भरा ही नहीं। जीएसटीआर 1 में इनवॉइस डालने से हुआ क्या कि 2A में तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन जीएसटीआर 3B नहीं भरा गया तो उसका टैक्स पेमेंट तो गवर्नमेंट को मिली नहीं। तो जिन लोगों ने इस मिसमैच का फायदा उठाया, या इस जो मिसमैच नहीं आइडेंटिफाई हो रहा था उसका फायदा उठा करके बोगस बिलिंग के बहुत रैकेट्स चलाए लोगों ने, अब सरकार ने उसको कर्व कर दिया है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की मैचिंग होनी चाहिए। जीएसटीआर 1 में अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है और जीएसटीआर 3B में उतनी टैक्स लायबिलिटी नहीं भरी है तो सस्पेंशन किया जा सकता है। मोर ओवर एक और प्रोविजन को ऐड किया है नए बजट में जो हम लेटर डिस्कस करेंगे, पर मैं यहाँ साथ के साथ कर देता हूँ कि जीएसटीआर 1 में भी जो टैक्स इनवॉइस फर्निश किए गए हैं वो भी सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी मानी जाएगी। और जीएसटीआर 1 में अगर कोई टैक्स इनवॉइस फर्निश कर दिए और उनका टैक्स ड्यूली पे नहीं हुआ और बाद में जस्टिफाइबल रीजन नहीं दिया जा सका तो उसके ऊपर टैक्स के साथ साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगेगा।
सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट इज ऑल्सो सेल्फ एडमिटेड ऑन डिले ऑफ पेमेंट, और पेनल्टी तो नॉन कंप्लायंस की फिर बनेगी ही बनेगी, सेक्शन 73 में बने या सेक्शन 74 में बने। प्लस जो नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है 86B जो 2B से रिलेटेड है, उसकी अगर कोई वायलेशन होती है तो भी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करके अल्टीमेटली कैंसिल किया जा सकता है। तो इसलिए भी जरूरी है कि ITC 2B की लिमिट से ही लिया जाए। तो एम्पल पावर है, मैंने जैसा बताया कि अगर डेविएशंस है, एनोमलीज है इन आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल इन 3B और GSTR1 तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल में 3B में और GSTR2B में मिसमैच है तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और जिन केसेस में इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होकर के कैंसिल होंगे, उन केसेस में GST रिफंड भी नहीं मिलेगा जब तक कि ये सस्पेंशन रिवोक नहीं हो जाता या अल्टीमेट फाइनल केस सेटल असेसमेंट होकर के नहीं हो जाता तब तक। सस्पेंशन करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना अब जरूरी नहीं है, इसको बात को समझने की जरूरत है। सस्पेंशन होने के बाद वो आपको प्रॉपर ऑफिसर शोकाज नोटिस देगा टैक्स पेयर को, वहां उसमें एक्सप्लेनेशंस देनी है और उसके बाद उस एक्सप्लेनेशंस के ऊपर फाइनल कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑर्डर होगा। तो सस्पेंशन अगर होती है तो सस्पेंशन के लिए तो केवल एक रीजंस टू बिलीव होना ही काफी है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है। कैंसिलेशन करने से पहले शोकाज नोटिस देना जरूरी है। नाउ ये पुराना प्रोविजन है, फिर भी मैं इसको कर देता हूं कि अब जितना भी न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होगा। आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस या तो ऑनलाइन किया जा सकता है या फिर आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटेशन सेंटर पे जाकर के भी किया जा सकता है, दोनों मैनर में किया जा सकता है। जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका रजिस्ट्रेशन विद इन 7 days ऑफ द आधार ऑथेंटिकेशन एंड फर्निशिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। लेकिन जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं उनको फिर GST इंस्पेक्टर विजिट करेगा, फिजिकल विजिट करेगा, वेरिफिकेशन करेगा बिजनेस प्रेमाइसिस पे, और उसकी रिपोर्ट के बाद एंड फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद रजिस्ट्रेशन होगा और उसके लिए टाइम लिमिट 30 days है। तो ये उसका प्रोसेस है, ये समराइज करके हमने यहाँ पे डाल दिया है, PPT आपके साथ शेयर कर लूंगा मैं। नाउ एक नोटिफिकेशन नंबर 3/2021 आई है 23/2/2021 को, जिन्होंने प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6B और सबसेक्शन 6C ऑफ सेक्शन 25 को इनइफेक्टिव कर दिया है कुछ सर्टेन पर्सन्स के लिए जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लोकल अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये प्रोविजन है क्या 6B? 6B है ये आधार से रिलेटेड ही है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को आधार के इस प्रोसेस से छूट दे दी गई है 6B और 666 के प्रोसेस से। ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्लेसेस होगा जहां पर आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अगर 7 days और 30 days की टाइम लिमिट के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होता या डेफिशिएंसी मीमो रेज नहीं होता तो वो रजिस्ट्रेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, वो एप्लीकेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी एंड दैट वुड बी ए कंक्लूसिव एविडेंस। हालांकि इस तरीके के और भी प्रोविजंस पहले भी आते रहे हैं डीमिंग के, लेकिन इसका बेनिफिट कभी भी टैक्स पेयर को मिलता नहीं है। तो हम रेवेन्यू अथॉरिटी से यही इंसिस्टेंस करते हैं कि इस तरीके के प्रोविजंस का बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिल जाए, और जहां भी ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन वाले क्लॉजेज हैं उनको भी उतनी ही स्ट्रिक्टनेस से फॉलो किया जाए जहां पर कि टैक्स पेयर की लैप्सेस की वजह से फॉलो किया जाता है। तो सिमिलरली अगर कहीं प्रॉपर ऑफिसर की लैप्सेस है डेफिशिएंसी मीमो देने में या रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में,
सिस्टम से ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐसे केसेस में आफ्टर द लैप्स ऑफ द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ 30 डेज और 7 डेज वो ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए। नाउ सर, हम अब चर्चा करते हैं फाइनेंस बिल्स में जो प्रपोजल रेज हुए हैं, या फाइनेंस बिल 2021 लिखना चाहिए था, 2017 लिखा गया है गलती से। सेक्शन 7 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज किया है सर। सेक्शन 7 सप्लाई को एक्सप्लेन करता है, सप्लाई को डिफाइन करता है, व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट डज इट इंक्लूड। और वहां जब वो सप्लाई को डिफाइन करता है तो उसमें सर्टेन क्लॉजेज है। वहां पर एक क्लोज इंसर्ट किया गया है, एंड दैट टू विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और वो क्लोज ये है कि द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय ए पर्सन other than an individual to its member or constituents or vice versa for cash deferred payment or other valuable consideration, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। कुछ लोग इसको केवल और केवल अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज या क्लब्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन से रिलेट करके देख रहे हैं। वो तो क्लैरिटी पहले ही है, शेड्यूल 3 में क्लॉज 7 में उसको ऑलरेडी किया हुआ है कवर, वो तो टैक्सेबल थे ही थे। इस क्लॉज के इंसर्शन का, इस सेक्शन में इस क्लॉज के इंसर्शन का इम्पैक्ट ही कुछ और है। अब अगर एचयूएफ भी अपने मेंबर को कोई सर्विस देती है, अगर कोई भी सप्लाई करती है, अगर पार्टनरशिप फर्म भी अपने पार्टनर को कोई भी सप्लाई करता है, तो वो भी कवर है। व्हेन इट सेज that by a person other than an individual to its member or constituents, तो constituents का एक अलग मीनिंग है और मेंबर का एक अलग मीनिंग है। तो एनी सर्विस फॉर कैश डेफर्ड, एनी सर्विस और सप्लाई फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन अगर है तो वो सप्लाई के दायरे में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते रहे हैं। पीछे भी आर्टिकल 366 में अमेंडमेंट करके क्लॉज 29A इंसर्ट किया गया था वैट रिजीम में और सेल टैक्स के रिजीम में उस समय में भी। और उसमें जब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस अपने मेंबर्स को सेल ऑफ गुड्स करती थी तो उसको टैक्सेबल सेल्स माना गया था। और सुटेबल अमेंडमेंट सर्विस टैक्स के रिजीम में भी करने की कोशिश करी गई थी फाइनेंस एक्ट 1994 में, नेगेटिव रिजीम में। और नाउ यहाँ पर ऑलरेडी शेड्यूल 3 में अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन वगैरह से रिलेटेड चीजें ऑलरेडी शेड्यूल 3 में कवर थी। इसको अब कंसोलिडेटेड मैनर में मेन सप्लाई सेक्शन में ही ले आया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाया गया है, क्योंकि प्रीवियसली कोर्ट्स के एक दो जजमेंट आए कि म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट कैन नॉट बी डन अवे विद। बट देन मैं समझता हूं कि द पोजीशन स्टैंड्स नाउ क्लियर कि अगर ये बिल पास होता है और ये क्लोज इसमें इनकॉर्पोरेटेड रहता है, देन द ऑल म्यूचुअलिटी अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर से म्यूचुअलिटी के ग्राउंड पे इसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करे, तब तक ये क्लोज में सारी एम्बिग्यूटीज नाउ सेटल हो जाएंगी। सेक्शन 16 क्या कहता है सर? सेक्शन 16 में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है, वो है the details of invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। ये हमारे को ले जाकर के 2B को एक लीगल पावर दे रहा है सेक्शन में अमेंड करके। रूल के थ्रू है, अदर मशीनरी प्रोविजंस के थ्रू में है, लेकिन लॉ के थ्रू भी इसको पावर दे दी गई है कि जब तक आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल में आइदर आईएफएफ के थ्रू और जीएसटीआर 1 के थ्रू ना हो जाए और वो जीएसटीआर 2B के माध्यम से कम्युनिकेट ना हो जाए इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड इन ए पर्टिकुलर टाइमलाइन, तब तक उसका क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 35 very talked about, very adverse section so far as chartered accountant fraternity is concerned. Very adverse impact is going to be have by
omission of this section. Section 35 has been omitted. Subsection 5 of section 35 has been omitted. That अब GST audit की जरूरत नहीं है. Every person whose turnover, तो इस ये था ऑडिट वाला सेक्शन, इसको अब ओमिट कर दिया गया. इसके पीछे क्या लॉजिक आया, इस सेक्शन के को, इस ऑडिट प्रोसीडिंग्स को हटाने की क्यों जरूरत आई, इसका कोई एक जस्टिफाइबल रीजन मुझे तो समझ में नहीं आया. मे बी कि 9C में बहुत ज्यादा, 9C में हम बहुत ज्यादा टैक्स फाइंडिंग्स नहीं आई और 9 के थ्रू पेमेंट हुई बहुत ज्यादा, या कोई ना कोई लॉबिंग ऐसी हुई कि जिसमें इस जीएस ऑडिट को ईज ऑफ डूइंग का बहाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहाना करके हटाया गया. बट इस दुनिया में चेक एंड बैलेंसेस के लिए ऑडिट ना केवल यहाँ जरूरी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑडिट का कॉन्सेप्ट आज से कोई पुराना नहीं है. ये रामायण और महाभारत काल से ऑडिट की इंस्टीट्यूशन और ऑडिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है. जहां पर भी ऑडिट लैक होता है, अब तो हम ना केवल फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं, अब तो हम सोशल ऑडिट की बात करते हैं, अब तो हम परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करते हैं, अब तो हम इंटेलिजेंस ऑडिट की भी बात करते हैं. हर तरीके के ऑडिट की अब हम बात करते हैं. तो फाइनेंशियल ऑडिट तो एक बड़ी प्राइमरी चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, जिसमें कि जब तक ये एक माइंड में रहता है कि यस माय ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्ट टू सम ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, तब जो टैक्स कंप्लायंस पर्सन्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, या और जो भी पर्सन्स हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि आई नीड टू ऑब्टेन ए ऑडिट सर्टिफिकेट, सो मेरे को सारे कंप्लायंस मेटिकुलसली करने हैं. लेकिन इस क्लॉज के ओमिट होने से जो डेटरेंट था नॉन कंप्लायंस के लिए वो हट जाएगा, जो फियर था नॉन कंप्लायंस के लिए वो हट जाएगा. सारे के सारे केसेस को रिवेन्यू अथॉरिटीज ना ऑडिट कर सकते हैं, ना मॉनिटर कर सकते हैं. सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक लॉजिकल इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता. तो हमारा स्ट्रॉन्ग इंसिस्टेंस है गवर्नमेंट को कि इस ऑडिट को रीइंस्टेट किया जाए और ऑडिट को एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज बनाई जाए और एक एनालिसिस की जाए कि GSTR 9 या ऑडिट प्रोसीडिंग के दौरान क्या टैक्स जमा हुआ, उसको ऑडिटर के क्रेडेंशियल के ऊपर मैप किया जाए. हम ये पाएंगे, एंड आई एम कॉन्फिडेंस, कि thousands of rupees of tax for every financial year, it may cross any thousands, so would have been, and it may even cross 1 lakh crore rupees for a particular financial year. राजेश जी, जो GSTR 9 या ऑडिट प्रोसीडिंग्स के दौरान में जमा हुआ DRC 03 के माध्यम से, वो ऐसी इंफॉर्मेशन रिवेन्यू अथॉरिटीज को कंपाइल करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देनी चाहिए और ऑनरेबल FM को उसके ऊपर एक कंसीडर्ड व्यू लेकर के इस ओमिशन वाले प्रपोजल को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए. ये एक चेक एंड बैलेंस है. ये बात राजेश जी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फैटर्निटी को कोई इससे लॉस हो रहा है. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फैटर्निटी की इतनी इंटेलिजेंसिया और स्किल है कि उनके लिए बिजनेस और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी एम्पल है. लेकिन जब हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो केवल एक वेग SMS ऑफ 30,000 करोड़ रुपीस बेनिफिट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बेस नहीं हो सकता. इस ऑडिट मैकेनिज्म को हटाने के लिए एक रैशनल स्टडी होनी चाहिए और एक ऑडिट फंक्शन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. मैं तो ये कहता हूं कि ऑडिट फंक्शन को और ज्यादा स्ट्रेंथन और सब्सटेंस बेस बनाने की जरूरत है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल बेस बनाए. इसको सब्सटेंस बेस बना करके ज्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज होनी चाहिए. बट एज ऑफ नाउ ये हट गया है. अभी इसमें ये क्या आ रहे हैं, क्या फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए एप्लीकेबल होगा ओमिशन या 21-22 से ओमिशन एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर
मुझे कोई क्लैरिटी अभी तक मिली नहीं है। मेरे हिसाब से 1 अप्रैल से अगर ये प्रोविजन इंप्लीमेंट होता है 1 अप्रैल 2021 से, तो 20-21 का ऑडिट फिर भी होगा। अगर 1 अप्रैल 2020 से ही रेट्रोस्पेक्टिवली सरकार एप्लीकेबल कर देती है तो फिर फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए भी ये ओमिट हो जाएगा, पर अभी इसकी क्लैरिटी है नहीं। तो 20-21 का तो ऑडिट टू माय माइंड होना ही होना है। नाउ ऑडिट को ओमिशन करके जो फॉर्म 9C की रिकंसिलिएशन पार्ट था उसको स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और उसकी एक लिमिट सेट करके कि किन टैक्स पेयर्स को ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर सेल्फ अटेस्टेशन देनी होगी। पूरी एक्सरसाइज वही है, बट अब ऑडिट सर्टिफिकेशन होने के बजाय अब टैक्स पेयर का सर्टिफिकेशन से ये रिटर्न फाइल होगी। एक बहुत एनोमली चल रही थी कि जिनका डिले रिटर्न फाइलिंग है उनको ग्रोस वैल्यू पे टैक्स देना है कि नेट वैल्यू पे टैक्स देना है, नेट वैल्यू पे इंटरेस्ट देना है या ग्रोस वैल्यू पे इंटरेस्ट देना है। सेक्शन 50 में अब सूटेबल अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली कर दी गई है और वो नेट बेसिस पे ही इंटरेस्ट देना है, जो भी नेट कैश लायबिलिटी आएगी उसके बेसिस पे ही देना है। अभी एक रिसेंट जजमेंट भी आया था प्रोबेबली पटना हाई कोर्ट का, जिसमें एक पर्टिकुलर मैटर में उन्होंने ये कहा कि अगर क्रेडिट बैलेंस लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और कोई इनएलिजिबल क्रेडिट था और उसका रिवर्सल करना पड़ रहा है, और तो ऐसे केस में भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के ऐसे रिवर्सल्स की डिमांड आ रही है कि इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, फेक इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट के एलिगेशंस हैं या और दूसरे तरीके के एलिगेशंस हैं जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्सल करने की बात है, वहां पे मेरी सभी टैक्स प्रैक्टिशनर से ये गुजारिश है कि वो ये चेक कर लें क्या कि टैक्स पेयर के अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या क्रेडिट कंटिन्यूस बेसिस पे रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा था, और अगर वो ऐसा है तो उस जजमेंट को एक बार स्टडी कर लें कि क्या वो जजमेंट आपके पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल होता है। तो उससे होगा क्या कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी उस जजमेंट की एप्लीकेबिलिटी से सेव की जा सकेगी और एक सब्सटेंटिव बेनिफिट ऐसे टैक्स पेयर्स को पहुंचाया जा सकता है। देन सेक्शन 74 में एक चेंज आया। सेक्शन 74 वो सेक्शन है जो रिकवरी एंड डिमांड प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है इन दी केसेस ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट और विलफुल मिस स्टेटमेंट टू इवेट टैक्स। इन 3 सिचुएशन में सेक्शन 74 के अंडर रिकवरी एंड डिमांड प्रोसीडिंग चालू होती है। अगर फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट के अलावा कोई और वजह से शॉर्टफॉल है तो सेक्शन 73 में प्रोसीडिंग चालू होती है। सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग चालू होती है तो उसके पेनल्टीज एडिशनल होते हैं। 73 की प्रोसीडिंग्स में विदाउट पेनल्टी भी टैक्स और इंटरेस्ट पे करके क्लोज केस को सेटल किया जा सकता है। अब इस सेक्शन 74 में पहले 4 सेक्शंस थे, 122, 125, 129 और 130। 122 जर्नल ये नॉन कंप्लायंसेस है, 125 जर्नल नॉन कंप्लायंसेस है, 122 सर्टेन नॉन कंप्लायंसेस है, पूरा लंबे सेक्शंस है। 129 डिटेंशन ऑफ व्हीकल है फॉर नॉन ऑथोराइज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, और 130 है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स अगर विद इन टाइम आफ्टर डिटेंशन विद इन 7 डेज टैक्स पे नहीं होता है तो। 129 और 130 को अब 74 के दायरे में से बाहर निकाल लिया है और अब 74 के दायरे में केवल 122 और 125 आया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या 129 और 130 के अंदर अब डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं। 129 और 130 अपने आप में इंडिपेंडेंट सेक्शन है जिनमें की असेसमेंट उस पर्टिकुलर कॉज की उन्हीं सेक्शंस में ही होगी और वो अपने आप में ही प्रॉपर ऑफिसर को असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट और पेनल्टी की पावर देते हैं। तो इसलिए उनको यहां से निकाल करके
उनको एक इंडिपेंडेंट सेक्शन के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है और 129 की प्रोसीडिंग 129 में ही होगी, 130 की प्रोसीडिंग 130 में ही होगी। वो अपने आप में असेसमेंट के सेक्शन है। लॉ में 73, 74 के अलावा भी कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंटली शोकाज नोटिस इशू करके असेसमेंट्स कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कल को किसी और सेक्शन में हमारे को इंक्वायरी या नोटिस आ जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना है। सेक्शन 75 सर, अब जो मैंने आपको पहले ही कहा, सेक्शन 75 को अमेंड कर दिया गया है कि सेल्फ असेट टैक्स जो है, अगर जीएसटीआर 1 भी फर्निश कर दी है सेक्शन 37 में, तो भी वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। पहले क्या था कि सेक्शन 37 में आउटवर्ड सप्लाई की जो जीएसटीआर 1 रिटर्न हम भरते हैं, दैट इज नॉट ए मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न 39 में ही थी जो कि जीएसटीआर 3 थी। बाद में 3B को मंथली रिटर्न मान लिया गया और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी कर दी गई, लेकिन 37 को सेल्फ असेट टैक्स लायबिलिटी नहीं माना गया था। अब जीएसटीआर 1 जो कि सेक्शन 37 के अंडर फर्निश की जाती है, उसमें फर्निश डिटेल को भी सेल्फ असेस टैक्स माना जाएगा और इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली सेल्फ असेस टैक्स के डिले पे भी लगेगा। नाउ अनदर इशू, सेक्शन 83 पावर देता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट रिवेन्यू अथॉरिटी को कि इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। अब ना केवल टैक्सेबल पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, एनी पर्सन हु इज अबेटिंग इन द क्राइम, उसको भी, उसकी भी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। दिस इज व्हाट सेक्शन 83 में अमेंडमेंट है। लेकिन साथ ही अभी एक रिसेंट केस लॉ भी आया है जिसमें कि हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट का है या बॉम्बे हाई कोर्ट का, आई विल गिव यू साइटेशन, उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 83 के प्रोविजनल अटैचमेंट को रैशनली यूटिलाइज करने की जरूरत है और रिवेन्यू अथॉरिटी और गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू की जाए कि सेक्शन 83 के अटैचमेंट किन किन केसेस में की जा सकती है और किन केसेस में सेक्शन 83 की अटैचमेंट का रिकॉर्ड नहीं लेना है। बट यस, जो भी टैक्स कंसल्टेंट, एनी अदर पर्सन, दोज हु आर अबेटिंग इन नॉन कंप्लायंस और पिनल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 122, उनके ऊपर भी प्रोविजनल अटैचमेंट उसी तरीके से लागू किया जा सकता है जिस तरीके से कि टैक्स पेयर के ऊपर लागू है। देन सेक्शन 107 में एक अमेंडमेंट आई है कि मिनिमम 25% ऑफ द पेनल्टी लेविड अंडर सेक्शन 129 जब फाइल जमा होगी तभी उसकी अपील फाइल हो सकती है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि डिटेंशन ऑफ गुड्स तभी रिलीज होता है जबकि पूरा टैक्स और पेनल्टी जमा करवा देते हैं। तो फिर कौन सा 25% क्या एडिशनल जमा कराना है? नहीं, एडिशनल 25% जमा नहीं कराना। ये केवल उन केसेस में है जब रिलीज ऑफ व्हीकल या रिलीज ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है और वहां उस केसेस में अपील फाइल करना चाहते हैं टैक्स पेयर, तो वहां पर भी 25% ऑफ द पेनल्टी जरूर जमा करानी है। 129, 130 मैंने कर दिया है, 151 में आते हैं सर। Now, commissioner or an officer authorized by the commissioner by an order, he may direct any person to supply any information in the form or manner as is specified in that order। तो ये एक एम्पल पावर दी गई है कि किसी भी
पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 151 एंड 152 और कॉरस्पॉन्डिंगली इसमें सेक्शन 16 ये इसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये इसकी अमेंडमेंट्स हैं सर। नाउ शेड्यूल 2 में, जो शेड्यूल 2 है उसमें से पैराग्राफ 7 को डिलीट कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको सेक्शन 7 को डिस्कस करते हुए बताया था। नाउ आईजीएसटी एक्ट में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में आफ्टर द वर्ड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द वर्ड्स फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन हैज बीन इंसर्टेड। क्या है सर ये? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जीरो रेटेड सप्लाईज को डिफाइन करता है कि व्हाट आर द जीरो रेटेड सप्लाईज। वहां वो डिफाइन करता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सप्लाईज टू एससीजेड यूनिट और एससीजेड डेवलपर। तो जहां सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू एससीजेड यूनिट और एससीजेड डेवलपर है, तो वहां पे हो क्या रहा था कि जो भी ब्लैंकेट सप्लाई हो रही है उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले रहे थे। एससीजेड यूनिट और एससीजेड डेवलपर को बेनिफिट केवल ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए ली गई इनवर्ट सप्लाईज का मिलता है, और ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एससीजेड अथॉरिटी से कि यस ये हमारे ऑथराइज्ड ऑपरेशन है और इन्हीं से रिलेटेड हम इनपुट और इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स ले सकते हैं। अगर वो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस का सर्टिफिकेट है और उससे रिलेटेड कोई इनवर्ट सप्लाईज है, तभी एससीजेड यूनिट और एससीजेड डेवलपर को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस एडिड नहीं था। इसका लिया कि कई लोगों ने लेने की कोशिश करी, तो यहां पर एक अमेंडमेंट कर दी गई है और अकॉर्डिंगली नाउ ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए ही अब ये आईटीसी हमारे को एलिजिबल होगा। ये क्यूआर कोड की बात हम उसमें कर चुके हैं इनवॉइस में ही। ये सर्कुल रूल 89(4) में सर्टेन अमेंडमेंट हुई है राजेश भाई, जो कि कैलकुलेट करता है टैक्स रिफंड अमाउंट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है टर्नओवर फॉर जीरो रेटेड सप्लाई के केसेस में। उसका एक नया अमेंडमेंट डाला गया है, क्योंकि ये सब लोगों के इंटरेस्ट का नहीं है। इसको मैंने इन स्लाइड्स में डाल दिया है, लेकिन जिनको भी कोई इंटरेस्ट हो वो ऑफलाइन मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं उनको इसका 89(4) का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1.5% का एक कैप डाला गया है। क्या 1.5 टाइम्स का कैप डाला गया है? 1.5% नहीं, 1.5 टाइम्स कि जितनी भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो उन्हीं गुड्स की सप्लाईज जब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में होती है, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू में और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की वैल्यू में 1.5 गुना से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का डिफरेंस है तो जो टैक्स बेनिफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड के तौर पे मिलेगा वो 1.5 टाइम तक का ही मिलेगा। से सपोज कोई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में टैक्स पेयर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 100 रुपए में क्लियर करता है, और जब एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो उसको 200 रुपए में क्लियर करता है। तो जीरो रेटेड सप्लाई को कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे केवल 150 रुपए ही उसकी जीरो रेटेड सप्लाई को कैलकुलेट किया जाएगा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर को उस तरीके से डिफाइन। तो यहाँ पर इस रूल को देखने की बहुत जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि आपका अगर किसी भी वैल्यूएशंस पे एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें मिसमैच है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल जाएगा। 89(4) का ये एक मोटे तौर पे सब्सटेंस है, फिर भी किसी को डिटेल में डिस्कशन करना है तो हम कर सकते हैं। सो विद दिस आज का मेरी तरफ से डिस्कशन जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है वो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ राजेश जी।
ठीक है सर। लेकिन अगर समय परमिट करता हो तो मैं कुछ इश्यूज बोगस इनवॉइसेस से रिलेटेड, उनकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। सर उसके लिए वैसे तो एक सेमिनार हमें पूरा रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो SCN उसको स्किप पर। कर देते हैं। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि क्वेरीज हैं अभी 11, इनको देख लेते हैं, ठीक है सर। और यदि फिर टाइम परमिट करेगा तो उसमें फिर अपन ले लेंगे। अभी राइट सर। अभी आज ही ले लेंगे। तो मैं इसको स्लाइड शेयर को क्लोज कर देता हूँ अब। जी सर, जी सर। अब क्वेश्चन आंसर में आ रहा होगा, देखो सर आप, या मैं पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ लूंगा सर। जी सर, जी सर। श्रीनिवासन जी का क्वेश्चन है, प्लीज डिस्कस द बेनिफिट्स एंड मोडालिटीज ऑफ इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी। सर एक बहुत डिमांड चल रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर लेके आया जाए। ये डिमांड शायद इसलिए चल रही है कि हमको ये एप्रीहेंशन है कि अगर जीएसटी के रिजीम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आएंगे तो शायद इसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। सर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जीएसटी के रिजीम में इसको ले भी आए, जीएसटी में इसको इंक्लूड भी कर लें, तो भी इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा ही। गवर्नमेंट के पास सेक्शन 17(5) जैसे सेक्शन है और इसका आईटीसी प्रोहिबिट किया जा सकता है। इसको जीएसटी के मैकेनिज्म से बाहर रखने के कुछ अलग ही रीजंस है, क्योंकि इसमें बड़े फ्रीक्वेंटली टैक्स के रेट्स में चेंजेस होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के केसेस में स्टेट्स भी अपने वैट रेट को चेंज कर देती है और गवर्नमेंट भी अपने एक्साइज रेट्स को कभी एड वॉल्यूम रेशो पे या कभी फिक्स्ड मैनर में लगा देती हैं टू कीप देयर रिवेन्यू इंटैक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है, और इसकी प्राइसिंग अगर जीएसटी रिजीम में लाए तो जीएसटी के जो 4 टैक्स रेट है या 6 टैक्स रेट जिनको कहें कि हम 1%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल उसी माध्यम में रिस्ट्रिक्ट होकर के रह सकते हैं, इसलिए इनको बाहर रखा गया है। अभी शायद अप्रोप्रिएट टाइम पे लाएंगे, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि अगर इनको लेकर के आएंगे तो कभी भी इसका आईटीसी सरकार अलाउ करेगी। तो फिर भी ठीक है, मैटर ऑफ डिस्कशन है तो हमने किया है इसको। आशीष बंसल जी का क्वेश्चन है, सर देयर वाज नो लिंक टू दिस चालान एनीवेयर ऑन द पोर्टल बट देयर वाज ऑप्शन सिलेक्टेड एज मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। सर ये वहीं जब मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न हम करते हैं वहीं पर इसका ये PMT 06 फिर वहीं से जाकर के खुलता है और वहीं से उसको भरना पड़ता है, अदरवाइज वो डायरेक्टली कभी नहीं खुलता है। ठीक है जी। स्नेहापुर जी का क्वेश्चन है कि व्हेन आई कैन ऑप्ट आउट ऑफ QRMP स्कीम। स्नेहा जी, किसी भी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम QRMP स्कीम से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं और QRMP स्कीम में इन भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है। प्रीवियस क्वार्टर के सेकंड मंथ के स्टार्ट से लेकर के जो क्वार्टर में आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं या ऑप्ट करना चाहते हैं उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ तक की लास्ट डेट तक का इसमें टाइम है। 3 महीने का टाइम रहता है। सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर से स्टार्ट होकर के फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर तक का टाइम है अगर QRMP से ऑप्ट आउट करना है या ऑप्ट इन करना है तो। योगी राज जी का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एलॉबरेट MEIS नोटिफिकेशन ऑन cap/ceiling on MEIS benefit to exporter, ceiling on MEIS benefit on exporter made on to MEIS का सीलिंग का सर मुझे आइडिया नहीं है। ये एक्सपोर्ट बेनिफिट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव बेनिफिट का मैटर है, बट हाँ इसको मैं अपने ऑफिस से चेक करवा करके आपको जरूर बता सकता हूँ। दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू GST. If there is an error in filing IFF, can it be rectified in GSTR1? यस सर, GSTR1 की अमेंडमेंट में इसको जरूर आप टेबल नंबर 9 में जाकर के अमेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। रविंदर सिंह जी का क्वेश्चन है, वन ऑफ आवर क्लाइंट विद जीरो टर्नओवर was asked to file monthly GSTR3B. Even sending several emails to helpdesk, they failed to provide any remedy and asked us to opt for QRMP in April 2021. We had to pay late fee of
अप्रैल 2021 तो अभी नहीं आया सर, कोई मिसमैच है। देखिए अगर एक फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में अगर हमने 31 जनवरी तक स्कीम के लिए ऑप्शंस जो दी गई थी उसमें ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करी, तो जो डिफॉल्ट ऑप्शन स्कीम में आई थी उसके अकॉर्डिंगली आपका कैटेगराइजेशन हो गया। अब उससे बैक जाने का कोई भी वे आउट नहीं है, और ईमेल इस तरीके के काम के लिए कोई पर्पसफुल टूल नहीं है। हाँ, तो उसको हमारे को उसी मैनर में फॉलो करना पड़ेगा, और अगले क्वार्टर के लिए, अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए हम उसको अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन ले सकते हैं। श्वेता जगावत जी का क्वेश्चन है, गोट मेल इवन आफ्टर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन, आल्सो गोट मैसेज फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न। ये श्वेता जी, ये इस तरीके के जो इनको कहते हैं बग्स हैं, ये चल रहे हैं अभी सिस्टम में। आप लोगों के नोटिस में भी आया होगा, बहुत सारे ऐसे मिसमैच ऑफ टीसीएस रिटर्न, मिसमैच ऑफ टीडीएस रिटर्न, मिसमैच ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। हमने सूटेबल और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सूटेबल मैसेजेस पहुंचाए हैं। मंडे ऑनवर्ड से आपने देखा होगा कि इस तरीके के मैसेजेस में कुछ कमी आई है, बट यस, हम उनको प्रॉपर अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर होपफुल कि हम इसको धीरे धीरे इन इश्यूज को रिजॉल्व करवा लेंगे। श्रीनिवासन जी का क्वेश्चन है एक अलग से, कैन द सेम ओनर ऑपरेट मल्टीपल जीएसटी नंबर टू स्प्लिट हिज रेवेन्यू लाइक दे यूज्ड टू डू अर्लियर विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? श्रीनिवासन जी, एक इंडिविजुअल ओनर और एक कंपनी या कोई भी एक लीगल पर्सन कितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन जब एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होती है तब एग्रीगेट टर्नओवर एक पैन के ऊपर इशू हुए सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस की टर्नओवर को कैलकुलेट करके एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होती है। मोर ओवर, जो इंटर यूनिट इंटर रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में जो टर्नओवर की जाती है, वो टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी के पर्पस के लिए काउंट होती है। सॉरी सर, ये किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो खेमका जी आउट हो गए हैं। जल्दी ही वो हमको लॉगिन करेंगे अगेन, प्लीज वेट। ओके 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 ओके, ही इज कमिंग बैक।
सॉरी सर। नो मैडम, प्लीज सर, प्लीज। जी सर। अच्छा, मेरे Q&A में अब क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्लीज ये आप पढ़ दिखाई दीजिए। देंगे, मैं पढ़ देता हूँ सर। हाँ जी। कैन द सेम ओनर ऑपरेट, अच्छा ये तो हो ही गया। चलो, वेदर जीएसटी ऑन आरसीएम एप्लीकेबल ऑन सिटिंग फीस, इंसेंटिव पेबल टू एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर देखिए, डायरेक्टर से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो आरसीएम में है, बट देन जो डायरेक्टर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है, केवल उन्हीं के लिए आरसीएम एप्लीकेबल है। जो डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, कंपनी के साथ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंडर में आते हैं, उनके ऊपर चाहे वो सिटिंग फीस हो चाहे कमीशन हो, वो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द सैलरी रेम्यूनरेशन होता है, तो उसके ऊपर कभी भी आरसीएम नहीं लगेगा। जो लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है, उनके ऊपर ऑलवेज आरसीएम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीएम एप्लीकेबिलिटी ऑन सेज यूनिट्स आल्सो, एसईजेड यूनिट्स। एसईजेड यूनिट्स के ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, बिकॉज एसईजेड यूनिट्स को टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर माना जाता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, प्लस वो इस तरीके के इनपुट टैक्स का कोई क्रेडिट भी नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स इस क्रेडिट का कोई रिफंड भी नहीं ले सकते। केवल जो सप्लायर टू द एससीजेड यूनिट और एससीजेड डेवलपर होते हैं, रिफंड भी उन्हीं को ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी का, वेदर न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अप्रैल 21 कैन ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। यस, या श्योर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ब्रोकर इन कैपिटल मार्केट कैन अवेल एग्जम्पशन लिमिट ऑफ ₹20 lakh फॉर रजिस्ट्रेशन। यस, सब ब्रोकर। सब ब्रोकर जितने भी हैं जो ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइंट डील करते हैं और सेल एंड परचेज का इनवॉइस अपने यहाँ से नहीं काटते हैं, केवल और केवल कमीशंस रिसीव करते हैं, वो 20 लाख की लिमिट्स में आते हैं। लेकिन अगर हम अपने यहाँ से सेल और परचेज के इनवॉइस काट रहे हैं बीइंग ए सब ब्रोकर, तो वो नो सप्लाई की टर्नओवर में काउंट होगा। ऑल्दो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, नो सप्लाई में काउंट होगा, पर नो सप्लाई में काउंट होने की वजह से भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा, और उसमें 20 लाख से क्रॉस कर जाता है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गुड्स आर डिस्पैच्ड इन फरवरी, supplier uploaded bill in February in 2A, we receive goods in March. Now when should we take ITC, in February or March? In February or March? सेक्शन 16 की कंडीशंस हैं, कोई भी इनपुट का क्रेडिट लेने के लिए या इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में ये भी एक कंडीशन है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक्चुअली रिसीव हो चुकी होनी चाहिए। तो इवन इफ आपका टैक्स इनवॉइस अपलोड भी हो गया है और रिटर्न में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इवन 2B में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन गुड्स आपको नेक्स्ट मंथ में मिले हैं या सर्विसेज नेक्स्ट मंथ में मिली हैं, तो उसका रिसीविंग मंथ में ही क्रेडिट लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पवन जी का है, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड वी कैन गेट जीएसटी इनपुट एज पर 2A, इफ वी क्लेम इनपुट एज पर 2B, then while submitting GSTR 3B, an alert auto-populated regarding violation. Please advise we can be ignore this message and get GST input claim as per 2B. नहीं सर, GSTR 3B 2B के ही अकॉर्डिंगली हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, 2A के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। और जो अलर्ट मैसेज है वो आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप इसको ना लें। बाकी तो देखिए कि जब लड़ाई चलेगी और टेक्निकल लैप्सेस की बात होगी और बड़ा सब्सटेंटिव बेनिफिट है, से सपोज आपने 1 करोड़ के टैक्स की परचेजेस कर ली, सप्लायर ने दिया नहीं, आपकी 1 करोड़ 10 लाख की लायबिलिटी है और आपको तो करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू कंटेस्ट। तो ऐसे केस में आपको जरूर फिर लेना पड़ेगा, बट मैं इसको एज ए रूल थंब रूल नहीं आपको एडवाइस कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि जी का है, सर हाउ टू जस्टिफाई आवर क्लेम इन केस ऑफ फेक इनवॉइस डिमांड रेज्ड बाय डिपार्टमेंट टू सेलर। इसका तो करेंगे हम
सर इसका तो वेबिनार पूरा राजेश जी एक अलग से डिटेल्ड करने वाले हैं। जी सर जी। और एक बात बस मैं यहाँ ये कह देना चाह रहा हूँ अपने कंसल्टेंट को, जहां पर कंसल्टेंट श्योर्ड है कि ये फेक इनवॉइस ही है, वहां पे किसी भी तरीके से उस केस को प्रोसीड करने से पहले आप अपने सारे चीजों को वेरीफाई कर लें, उस केस को टेकअप करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, if assessee is under QRMP scheme and during the first 2 months if he had only ITC and no sales in, is he required to submit PMT 06 or GSTR 3B for the period? यदि कोई सेल नहीं है तो, कोई सप्लाई नहीं है तो even required to submit PMT 06? यस सर, दो मेथड दिए गए हैं राजेश जी। या तो सेल्फ असेसमेंट में चले जाएं और फर्स्ट 2 मंथ में और फिर आखिरी के मंथ में, तीनों में सेल्फ असेसमेंट करें। और अगर आप फिक्स सम में जाते हैं तो फिर 35% तो देना ही पड़ेगा, चाहे सेल है या सेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरगॉट टू अप्लाई फॉर LUT but exported goods at 0 rated for financial year 2021. I have applied now. Kindly advise. सर LUT की एप्लीकेशन के टेक्निकल लैप्सेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे कंडोन किया है, फिर से कंडोनेशन आ जाएगी और आपको तुरंत अप्लाई तो आपने कर ही दिया है जब भी, जैसे ही आपको ये फॉल्ट पता चला। बट एक ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये एक मिस नॉमर है कि अगर LUT फाइल नहीं हुआ तो आपको IGST पे करना है या टैक्स पे करके सप्लाई करना है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द IGST एक्ट ये कहता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आपके पास जितना भी इनपुट टैक्स पे करके आए हैं आप, वो सब इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा। और सेक्शन 16(3) ये कहता है कि रिफंड लेने के लिए 2 मैकेनिज्म है, या तो LUT फाइल करके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले लीजिए, या IGST पे करके आप जो पेमेंट ऑफ टैक्स की है वो रिफंड ले लीजिए। अब वो वाली ऑप्शन भी वो सर्टेन टैक्स पेयर को ही देने वाले हैं, अब केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही रिफंड देने वाले हैं। नई अमेंडमेंट प्रपोज हो गई है। बट एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट ही रहेगा, और एक्सपोर्ट इन माय व्यू इज ए नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी। तो जो भी चीज एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट तो मिल ही नहीं, उस पर टैक्स तो लग ही नहीं सकता। बट देन क्योंकि नो सप्लाई में आएगा ये, तो जितना इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो आपको रिवर्स करना चाहिए था। ना केवल रिफंड नहीं मिलेगा बल्कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी डिसअलाउ होगा अगर आपने इसकी LUT फाइल नहीं करी है तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है, LUT को फाइल करते रहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक्सपोर्ट में एलिजिबल कराते रहिए। रिफंड ना भी मिला LUT ना फाइल करने की वजह से तो क्रेडिट आपको मिलता रहेगा, अगर आप ये प्रूव कर पाए कि आपकी जो सप्लाई है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो अदर कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर सारी मीट होती रही तो LUT ना फाइल होने की वजह से आपका ITC डिसअलाउ नहीं होना चाहिए इन माय व्यू। Next question, in case of sales promotion expenses like quarterly sales incentive to distributors, is there a need to link the incentive to outward supply invoice? सर इंसेंटिव्स को जब हम डिस्काउंट के मैनर में ट्रीट करना चाहते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं तो क्लियर प्रोविजन सेक्शन 15 में दिया हुआ है वैल्यूएशन में कि वही डिस्काउंट क्रेडिट नोट इशू करने के लिए मान्य होंगे या आउटपुट सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए मान्य होंगे, जो किसी ना किसी तरीके से पहले से एविडेंट थे, इनवॉइस में इंक्लूडेड थे, एग्रीमेंट के तहत थे, स्कीम के लिंक थे, कुछ ना कुछ था जो कि पब्लिक स्कीम हो। अगर कुछ भी चीज नहीं है और अगर सेल से रिलेटेड इंसेंटिव दे रहे हैं, इसका मतलब डिपार्टमेंट के पास एक फेयर ग्राउंड है कि वो इसके आपको सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव के तौर पे माने, विच इज ए सेपरेट सर्विस फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ द इंसेंटिव टू द मेन सप्लायर, और उसके लिए फिर उसको एक एडिशनल इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके के जहां पर भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बड़ा पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड करके और प्रॉपर टैक्स मैकेनिज्म को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी हम ये काम कर लेंगे तब तो हमें क्रेडिट भी मिल जाएगा हमारे मेन सप्लायर को, लेकिन अगर हमने ये काम नहीं कर पाए तो फिर मेन सप्लायर को क्रेडिट भी नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अमित जी का है, इन GSTR 9
ITC availed in next year up to prescribed time shown in 8C, but not shown in table 13. If notice come, what should I do? सर देखिए, अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन को टेबल नंबर 13 में नहीं डाला तो प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि ये प्रीवियस रिलेटेड से ईयर से रिलेटेड आईटीसी आपने अब क्लेम किया। प्लस फर्दर भी हमने कहीं इंटीमेट नहीं किया, 9 को फाइल करने के बाद भी हमने फर्दर कहीं क्लेम नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका मैं ये एडवाइस करता हूँ कि एक रिटर्न सबमिशन सबमिट कर दिया जाए कि हम 9 में ये एरर कर चुके हैं और हमने इसका आईटीसी पिछले अगले साल में ले लिया था पर टेबल नंबर 13 में नहीं डाला गया, तो इसका हमें बेनिफिट दे दिया जाए। बहुत मुश्किल है कि प्रॉपर ऑफिसर मानेगा इस बात को, लेकिन यस, अगर अमाउंट सब्सटेंशियल है तो जब कोर्ट्स वगैरह के सामने मैटर जाएगा तो सब्सटेंटिव बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको। टेक्निकल लैप्सेस की वजह से सब्सटेंटिव बेनिफिट्स कोर्ट डिनाई नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन सेक्शन 7, सैलरी ऑफ पार्टनर इन फर्म इज आल्सो लायबल फॉर जीएसटी। सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी देखिए, ये हमेशा से माना जाता है कि जो पार्टनर्स हैं वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते टू द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 7 में, उसको भी अगर हम देखें, बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइसा वर्सा में उन्होंने कहा गया है, बट सैलरी को हम इस दायरे में नहीं रखते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सैलरी जो है वो अभी सर्विस के दायरे में नहीं आएगी। फिर भी दिस इज ए डिबेट और इसको आगे कैसे सेटल होगा कोर्ट में ये देखा जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी का है, सर कैन ए पर्सन हैव 2 रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट, वन फॉर रेगुलर स्कीम एंड अनदर अंडर कंपोजिशन स्कीम? सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते क्योंकि ये लिमिट बेस है। मैं नहीं समझता इसमें दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन के ऊपर अलग अलग स्कीम ऑफर आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इनवॉइस ऑफ जनवरी 21 नॉट फाइल्ड इन IFF by supplier and same goods sold in January 21, then in that case output liability paid in cash. सर देखिए, अगर आउटपुट लायबिलिटी आपने पे कर दी है वो एक अलग मैटर है और IFF फर्निश नहीं किया वो एक अलग मैटर है। आउटपुट लायबिलिटी तो आपको पे करनी ही करनी थी जनवरी में, लेकिन IFF फर्निश नहीं किया और IFF फरवरी में जाके फर्निश किया, तो फरवरी में आपके रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा और क्वार्टरली रिटर्न में अगर फर्निश किया GSTR1 में तो उसके अकॉर्डिंगली ही उनको क्रेडिट मिलेगा। दोनों का मैकेनिज्म अलग है, एक टैक्स लायबिलिटी पेमेंट का मैकेनिज्म है और दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आई एम परचेजिंग गुड्स फ्रॉम SEZ बट दैट ITC इज नॉट शोइंग इन GSTR 2A and 2B। सर जो SEZ से जब हम परचेज करते हैं तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी की तरह, कस्टम ड्यूटी की तरह जब हम SEZ से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड्स आते हैं उस समय में ड्यूटी पे होती है। उस ड्यूटी की पेमेंट को हमें 3B में अलग से शो करना है, वो डायरेक्टली नहीं आती सर वहां पे, तो वो 3B में आप डाल करके उसको क्लेम कर लीजिए, वो 2B में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन QRMP स्कीम इफ देयर इज नो सेल इन फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आर वी रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग? जी, टैक्स तो पे करना ही है सर, जो पिछले क्वार्टर्स का 35% है या पिछले मंथ का कैश कंपोनेंट है वो तो पे करना ही करना है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट में नहीं जा रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट में जा रहे हैं तो फिर तीनों मंथ में सेल्फ असेसमेंट में ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड, कैन वी टेक अनदर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर बिजनेस? सर अनदर रजिस्ट्रेशन तो कभी भी ले सकते हैं, बट ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया उससे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज हैं वो और जो भी कंप्लायंसेस हैं वो आपको करने ही करने हैं, पहला। दूसरी बात ये कि उस सस्पेंशन की डेट के बाद जितनी भी सेल्स उस रजिस्ट्रेशन से की हैं उस सब की लाइबिलिटी तो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन पे जितनी इनवर्ड सप्लाईज ली हैं उनका आपको कोई भी ITC नहीं मिलेगा। फिर दूसरी जो रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंसेस हैं वो भी पूरी करनी पड़ेंगी वंस
ये बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, फिर 9 भी फाइल करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू चेक इनपुट क्रेडिट टैक्स पेड इन कैश इन G3CB with electronic credit register and with electronic cash register, how to reconcile it? सर क्वेश्चन में कुछ गैप है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। हाउ टू चेक इनपुट क्रेडिट टैक्स पेड इन कैश इन 3CB with electronic credit register and with electronic cash register. देखिए सर, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपके 2A और 2B के माध्यम से आपके रिफ्लेक्ट होता है। वो 2B की जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे फिर हम इसको 3B के माध्यम से क्लेम करते हैं। जब हम 3B में क्लेम कर लेते हैं तब वो जाकर के हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करता है, और कैश लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है जो हम कैश में पेमेंट करते हैं। जब हम अपनी रिटर्न 3B की भरते हैं तब हमारे पास ये दोनों लेजर्स का बैलेंस अवेलेबल होता है अपनी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, और जहां से भी हमारे को हम पेमेंट करना चाहें हम कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो हमारी RCM की लायबिलिटी है उतना मिनिमम हमें कैश में पे करना होता है, प्लस इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, ये सब हमें कैश में पे करने होते हैं। तो इसमें रिकंसिलिएशन आपको करके ही 3B फाइल करना है, पहले 2B को चेक करके फिर आपको 3B फाइल करना है, उसमें गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ एन एक्सपोर्टर while giving refund of tax certain amount is disallowed and created, how to claim that? सर ये तो ग्राउंड्स देखने पड़ेंगे आपको कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उसको डिसअलाउ किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। अगर आपको लगता है कि वो रॉन्ग ग्राउंड्स हैं या जस्टिफाइबल ग्राउंड्स नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल कोर्ट केस वेयर रॉन्गली क्लेम्ड ITC कैन बी रिवर्स्ड फ्रॉम क्रेडिट लेजर इन केस ऑफ कंटिन्यूड क्रेडिट। मैं आपको दे दूंगा सर कल। छारिया साहब को आप जानते ही हो। जी, छारिया साहब बिल्कुल मैं दे दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन ऑन द सब्जेक्ट। आई रिक्वेस्ट कोहली सर टू प्रेजेंट ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू कोहली सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। Thank you, Manmohan ji, for such a nice, elaborate deliberation, all the clarifications on the new changes, the new returns, the new challenge to be paid. And the various things are evolving. Now 1% tax has come. Remember the time when you had zero-based companies, Reliance leading the bill, then we had MAT. So slowly they want to generate more revenue. Basically, regularity of revenue is there. So आप 35% ले लो, 1% ले लो, 1% बढ़ता जाएगा. Lots things are going to evolve. But lots of AIs gone to things, and we have to be very careful. All your accounting has to be proper. You can't defer or delay the accounting. पहले था ना हमारा बनता कि हम इकट्ठी accounting कर लेंगे, जमाने वो खत्म हो गया. Then with the e-invoicing threshold being lower to 50 crores, maybe come down lower also. I think we have to be very, very careful on all our invoicing and all our on-input. Sir, thanks you once again, and all the queries you have answered in a very elaborate and a detailed and a lucid manner. So thanks you very much, and looking forward to